नमस्कार। आइए वर्ग 10वीं के हम आज विज्ञान लेकर आए हुए हैं, ठीक ना? बायोलॉजी के सबसे पहले क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। सजीव के प्रमुख लक्षण को लिखिए। सजीव में यानी कि प्रमुख लक्षण कौन-कौन से होते हैं? तो लिखते हैं सजीव के प्रमुख लक्षण निम्नलिखित हैं। पहला भोजन करना, सांस लेना, उत्सर्जन करना। सजीव के प्रमुख लक्षण क्या-क्या होते हैं? भोजन करना, सांस लेना, उत्सर्जन करना। ठीक है जी? अपने जैसे संतानों की उत्पत्ति भी करना। चलिए स्वपोषण किसे कहते हैं? स्वपोषण यानी स्वपोषण पोषण की वह विधि है जिसमें जीव भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर नहीं रहता है, उसे ही स्वपोषण कहते हैं। जैसे हरे पेड़ पौधे और शैवाल। यानी कि स्वपोषण किसे कहते हैं? पोषण की वैसी विधि जिसमें जीव जंतु अपना भोजन के लिए किसी दूसरे जीव जंतु पर निर्भर नहीं रहते हैं, स्वपोषण कहलाता है। जैसे हरे पेड़ पौधे और शैवाल। उदाहरण क्वेश्चन आ जाए कि उदाहरण में देकर बताइए कि स्वपोषण के कौन कौन से उदाहरण होते हैं। तो हरे पेड़ पौधे और शैवाल क्या होते हैं? स्वपोषण। मृतोपजीवी किसे कहते हैं? मृतोपजीवी तो पोषण का वह रूप जिसमें जीव अपना भोजन सड़े गले एवं मरे हुए जीव जंतुओं से प्राप्त करते हैं, मृतोपजीवी कहलाते हैं। जैसे कवक, जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ। कवक, जीवाणु, विषाणु व प्रोटोजोआ किनके उदाहरण हैं? तो मृतोपजीवी के। ये क्या करते हैं? अपना भोजन प्राप्त करने के लिए सड़े गले एवं मरे हुए जीव जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। कहता है कोई जंतु सजीव है, इसका निर्धारण करने के लिए हम किस मापदंड का उपयोग करेंगे? यानी कैसे पता करेंगे कि वह जीव जंतु सजीव है? कोई भी वस्तु सजीव है इस बात को पुष्टि करने के लिए या साबित करने के लिए श्वसन प्रक्रिया मापदंड का सहारा लेते हैं। क्योंकि श्वसन क्रिया के दौरान ऊर्जा का निर्माण होता है। श्वसन क्रिया के दौरान ऊर्जा का निर्माण होता है और हम सभी अपने दैनिक कार्यों को संपन्न करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न। श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव किस प्रकार लाभ की स्थिति में होता है? एक बार और प्रश्न। श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव किस प्रकार लाभ की स्थिति में होता है? जलीय जीव जल में घुला हुआ ऑक्सीजन का उपयोग करता है। वायु में उपस्थित ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है जी, जबकि जल में घुला हुआ ऑक्सीजन कम मात्रा में पाया जाता है। स्थलीय जीव को अपना दैनिक कार्य करने के लिए ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इनमें श्वसन अंग विशेष रूप से पाए जाते हैं, अतः इस प्रकार से श्वसन क्रिया में स्थलीय जीव अधिक लाभ की स्थिति में होते हैं। ठीक है जी। आ जाएगा कि जलीय जीव जल में घुला हुआ ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो जलीय जीव जल में घुला हुआ ऑक्सीजन जल से ही प्राप्त करते हैं ना जी। आगे कहता है कि आमाशय में HCl की क्या भूमिका होती है? आमाशय में HCl की क्या भूमिका होती है? आमाशय में HCl अम्ल की बहुत बड़ी भूमिका होती है। यह हमारे शरीर से प्रतिदिन 3 लीटर स्रावित होता है, जिसका प्रमुख कार्य हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करना और रोगों से सुरक्षा प्रदान करना होता है। आमाशय के जठर ग्रंथि से जठर रस तथा पेप्सिन एंजाइम का स्राव होता है, जो प्रोटीन के जटिल अणुओं के छोटे छोटे खंडों में तोड़ देता है, जिसे पेप्टोन कहते हैं। ठीक है, कहेगा कि हमारे शरीर से प्रतिदिन HCl कितने लीटर स्रावित होते हैं? तो लगभग 3 लीटर। यानी हमारे शरीर में HCl अम्ल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि ये हमारे शरीर के अंदर
3 लीटर प्रत्येक दिन स्रावित होता है, जिसका प्रमुख कार्य होता है हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करना और रोगों से सुरक्षा प्रदान करना। आमाशय के जठर ग्रंथि से जठर तथा पेप्सिन एंजाइम का स्राव होता है। आगे, कार्बन मोनोऑक्साइड एक जहरीली गैस है। कैसे सिद्ध करें कि कार्बन मोनोऑक्साइड एक जहरीली गैस है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड को सबसे जहरीली गैस माना गया है। कार्बन मोनोऑक्साइड को सबसे जहरीली गैस माना गया है क्योंकि यह हीमोग्लोबिन से अभिक्रिया करके कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण करता है। यह शरीर के कोशिकाओं तक ऑक्सीजन को जाने से रोकता है। ऑक्सीजन के अभाव में व्यक्ति का मौत हो जाता है, जिसके कारण इसे प्राणघातक गैस भी कहा जाता है। यानी कार्बन मोनोऑक्साइड को प्राणघातक गैस के नाम से भी जाना जाता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड एक जहरीली गैस है। हम जानते हैं कि यह हीमोग्लोबिन से अभिक्रिया करके कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण करता है, जो हमारे शरीर की कोशिकाओं तक ऑक्सीजन को जाने से रोकता है। ऑक्सीजन के अभाव में व्यक्ति का मौत हो जाता है, जिसके कारण इसे प्राणघातक गैस भी कहा जाता है। अगला, जाइलम क्या है? जाइलम एक प्रकार का पेड़ पौधा में पाए जाने वाला संवहन ऊतक होता है। जाइलम क्या है? जाइलम एक प्रकार का पेड़ पौधा में पाए जाने वाला संवहन ऊतक होता है, जिसका प्रमुख कार्य पेड़ पौधे के सभी भागों में जल एवं खनिज लवण पहुंचाना होता है। जाइलम की कोशिकाएं मृत होती है। जाइलम की गति नीचे से ऊपर की ओर होती है। चलिए एक और प्रश्न। जाइलम क्या है? जाइलम एक प्रकार के पेड़ पौधे में पाए जाने वाला संवहन ऊतक होता है। आगे जी, जाइलम का प्रमुख कार्य क्या है? तो जाइलम का प्रमुख कार्य है कि पेड़ पौधे के सभी भागों में जल एवं खनिज लवण को पहुंचाना। जाइलम का काम है पेड़ पौधे के सभी भागों में जल एवं खनिज लवण को पहुंचाना। जबकि जाइलम किस प्रकार की कोशिका होती है? तो जाइलम मृत कोशिका होती है। जाइलम की गति किस ओर होती है? तो जाइलम की गति नीचे से ऊपर की ओर होती है। फ्लोम क्या है? फ्लोम एक प्रकार का पेड़ पौधे में पाए जाने वाला संवहन ऊतक होता है। फ्लोम एक प्रकार का पेड़ पौधे में पाए जाने वाला संवहन ऊतक होता है, जिसका प्रमुख कार्य पेड़ पौधे के सभी भागों में भोजन पहुंचाना होता है। फ्लोम की कोशिकाएं जीवित होती है। फ्लोम की गति सभी दिशाओं में होती है। फ्लोम किस प्रकार का ऊतक होता है? तो फ्लोम पेड़ पौधे में पाए जाने वाला संवहन ऊतक होता है। फ्लोम का क्या कार्य है? तो फ्लोम का प्रमुख कार्य पेड़ पौधे के सभी भागों में भोजन पहुंचाना होता है। फ्लोम की कोशिकाएं किस प्रकार की होती है? तो फ्लोम की कोशिकाएं जीवित होती है। फ्लोम की गति किस ओर होती है? तो फ्लोम की गति सभी दिशाओं में होती है। आइए रक्त के प्रमुख कार्यों को लिखें, यानी खून का, ब्लड का कार्य क्या होता है? तो रक्त के प्रमुख कार्य निम्नलिखित है। रक्त के ताप को संतुलित करना, गैसों का आदान प्रदान करना, श्वसन क्रिया के दौरान बना कार्बन डाइऑक्साइड गैस को फेफड़े तक पहुंचाना, शरीर को रोगों से सुरक्षा प्रदान करना, फाइब्रिन जोन फाइब्रिन फाइब्रिनोजोन एंजाइम रक्त को थका जमाना। चलिए, रक्त का काम क्या है? तो रक्त का प्रमुख कार्य शरीर को ताप को संतुलित करना, गैसों का आदान प्रदान करना, श्वसन के क्रिया के दौरान बना कार्बन डाइऑक्साइड गैस को फेफड़े तक पहुंचाना, शरीर को रोगों से सुरक्षा प्रदान करना, फाइब्रिनोजोन एंजाइम को रक्त को थका जमाना। अगला कहता है उत्सर्जी पदार्थ भाई क्या होता है? उत्सर्जी तो आहार नाल में पाचन के बाद पचा भोजन अवशोषित होकर परिवहन कोशिकाओं में पहुंचता है। यहाँ उनमें अनेक उपचयी क्रिया होती है, जैसे ग्लूकोज तथा अम्लों का ऑक्सीजन एवं प्रोटीन का विखंडन इत्यादि। इन क्रियाओं को फलस्वरूप कुछ ऐसे पदार्थों का भी निर्माण होता है जो शरीर के लिए अनावश्यक एवं विषाक्त होते हैं। इन्हीं पदार्थों को उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं।
डायलिसिस मशीन क्या है? अगर किसी व्यक्ति को चोट लग जाने के कारण या संक्रमण या मधुमेह या उच्च रक्तचाप बढ़ जाने से किडनी क्षतिग्रस्त हो जाती है और अपना कार्य करना बंद कर देता है। जिनके शरीर के अंदर जहरीली पदार्थों की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे रोगियों की मृत्यु भी हो जाती है। अतः इसके निष्कासन के लिए जिस मशीन का उपयोग किया जाता है उसे डायलिसिस मशीन कहा जाता है। हार्मोन क्या है? हार्मोन एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है जो सजीव में होने वाली विभिन्न जैव रासायनिक क्रियाओं, वृद्धि एवं विकास, प्रजनन आदि का नियंत्रण करता है। हार्मोन को ग्रंथि रस भी कहा जाता है। यह कोशिकाएं तथा ग्रंथियों में स्रावित होता है। कहता है तंत्रिका तंत्र क्या है? जिस तंत्र के द्वारा विभिन्न अंगों का नियंत्रण और अंगों और वातावरण में सामंजस्य स्थापित होता है उसे तंत्रिका तंत्र कहते हैं। हमारे शरीर में होने वाले हर एक संवेदनाएं को हमारे दिमाग तक पहुंचाने का काम तंत्रिका ही करता है। यह काफ़ी तीव्र गति से करता है। कहता है क्लोरोफिल क्या है? यह पौधा के किस भाग में पाया जाता है? यह एक प्रकार का वर्णक होता है। क्लोरोफिल क्या होता है? एक प्रकार का वर्णक होता है जिसकी उपस्थिति में पेड़ पौधा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को संपन्न करते हैं। यह पौधा के मीसोफिलिया कोशिका में पाया जाता है। इसके कारण कि पत्तियों का रंग हरा होता है। पत्तियों के रंग क्यों हरा होता है? क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियों का रंग हरा होता है। अत्यधिक व्यायाम करने से खिलाड़ी के शरीर के थकावट महसूस क्यों होता है? तो कहता है अत्यधिक व्यायाम करने से खिलाड़ी के शरीर थकावट महसूस करती है। कहता है व्यायाम के दौरान शरीर में ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है। ठीक है ना जी? इसके दौरान शरीर में ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है जिसके कारण ग्लूकोज का अणु टूटकर लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है और यह शरीर के विभिन्न हिस्सा में संग्रहित हो जाता है जिसके कारण थकावट महसूस हो जाती है। कहता है निषेचन क्या है? यह कितने चरणों में संपन्न होता है? नर एवं मादा युग्मों का संलयन निषेचन कहलाता है। नर एवं मादा युग्मों का संलयन निषेचन कहलाता है। निषेचन का अर्थ होता है गर्भधारण। निषेचन की क्रिया 2 चरणों में संपन्न होती है, अंतः निषेचन और बाह्य निषेचन। अंतः निषेचन निषेचन की वैसी प्रक्रिया जिसमें नर एवं मादा युग्म का संलयन मादा शरीर के भीतर संपन्न होता है जिसे अंतः निषेचन कहा जाता है। यह मानव स्तनधारी पक्षियों आदि में होता है। बाह्य निषेचन निषेचन की वैसी प्रक्रिया जिसमें नर एवं मादा युग्म का संलयन मादा शरीर के बाहर संपन्न होता है जिसे बाह्य निषेचन कहलाता है। जैसे मेढक, मछली, मच्छर, शैवाल आदि। कहता है कि स्त्री यौना आरंभ से क्या समझते हैं? जब मादा के शरीर का जनन अंग कार्य करना शुरू कर देता है उसी को ही यौन आरंभ कहा जाता है। जब मादा के शरीर का जनन अंग कार्य करना आरंभ कर देता है उसी को स्त्री यौन आरंभ कहा जाता है। सभी बालिका वर्ग का जनन अंग 12 से 13 वर्ष की अवस्था में कार्य करना शुरू करता है। मादा के अंडाशय भाग के से एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्राव होता है जो लैंगिक कार्यों की दर्शाता है, जैसे आवाज़ में मधुरता, स्तन का विकास, नितंब का चौड़ा होना, मासिक चक्र प्रारंभ होना, जनन अंग पर बाल आना, कहाँ का बाल आना। ये किनका काम होता है? जैव विकास किसे कहते हैं? जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों की उत्पत्ति तथा उसके पूर्वजों का इतिहास तथा समय समय पर उनमें हुए क्रमिक परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, जैव विकास कहलाता है। डार्विनवाद क्या है? डार्विनवाद चलिए चार्ल्स डार्विन जिनका जन्म 1809 में हुआ था, मृत्यु 1882 में, प्रसिद्ध अंग्रेजी वैज्ञानिक डार्विन ने जैव विकास के संदर्भ में एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया जिसे डार्विन या प्राकृतिक चुनाव द्वारा प्राणियों का विकास के नाम से जाना जाता है। इसके अनुसार दुनिया में किसी भी
जीव की दो प्रजाति पाई जाती है, जिसमें पहले प्रकार के प्राणी अयोग होते हैं जबकि दूसरे प्रकार के प्राणी योग होते हैं। अयोग गुण वाले जीवाणु नष्ट हो जाते हैं जबकि योग गुण वाले जीव जीवित रह जाते हैं। अर्थात प्रकृति अयोग एवं प्रतिकील विभिन्नताओं वाले जीवों को नष्ट कर देती है। हम यह कैसे जान पाते हैं कि जीवाश्म कितने पुराने हैं? जीवाश्म कितने पुराने हैं आकलन करने की दो विधि है। सापेक्ष विधि, यानी जीवाश्म जिन्हें हम पृथ्वी के सतह की समीपवर्ती स्तरों में होते हैं, आर्थिक अधिक नई होती है। जीवाश्म जो गहरे में पाए जाते हैं पुराने एवं प्राचीन होते हैं। दूसरा कहता है एक जीवाश्म की आयु ज्ञात करने का एक वैज्ञानिक तरीका रेडियो कार्बन काल निर्धारण एवं कार्बन 14 विधि है। जीवाश्म की आयु की गणना समस्थानिक अनुपात के अध्ययन के द्वारा भी किया जाता है। पोषी स्तर क्या है? आहार श्रृंखला में कई स्तर होते हैं तथा हर स्तर पर भोजन यानी ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। आहार श्रृंखला के इन्हीं स्तरों को पोषी स्तर कहते हैं। आहार श्रृंखला का उत्पादक यानी हरे पेड़ पौधे प्रथम पोषी होते हैं। कहता है गैर अनवीनकरणीय अवशिष्ट क्या है? प्रदूषण के ऐसे कारक जिनका जैविक अपघटन नहीं होता है तथा जो अपने स्वरूप को हमेशा बनाए रखते हैं, अर्थात प्राकृतिक विधियां द्वारा भी नष्ट नहीं होते हैं। जय अनवीकरणीय अवशिष्ट कहलाते हैं, जैसे सीसा, आर्सेनिक, एल्युमिनियम, प्लास्टिक, रेडियोधर्मी इत्यादि। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।